Hi, my name is Hatif bin Abdul Majid. I guess by the time you get this lecture, we should have been properly introduced. So, what we're doing today is that we are properly starting our course, which is called Electricity and Magnetism. The other name for this course is also Electromagnetic Field Theory. So basically, what we're going to do today is that we're going to take a look at what electricity and magnetism as a course actually is. It means that it is related to the introduction, it is related to all the things that will be taught in this course. And apart from that, it will tell you about the inspiration, why this course was derived, and what are its application, and in how many fields these applications are, and what is the overall benefit of this course. So, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दी इंस्पिरेशंस कि ये चीज़ ये निकली कहाँ से है, ये एस्पिरेशन क्या थी, ये चीज़ कहाँ से निकली, किस तरफ को गई, बेसिकली ये किस चीज़ का नाम है, और इससे हम क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, और क्या-क्या चीज़ें हैं आजकल की इस टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर जो हमारी इसी सब्जेक्ट की मरहून मिन्नत है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड combined together. When they fuse into one another, they are called electromagnetism, and the course or the area in which we study both electricity and magnetism is basically called electromagnetism. So basically, what is electromagnetism? It's a collection of few stories. What do you mean by few stories? You might ask me here. Uh, Basically, it is a force, electromagnetic force. Basically, electromagnetic force. It is a force which is a million times greater as compared to the force of gravity. You might be wondering what I'm saying, but it is true. It is at least a few million times stronger than the gravity itself. But what is the difference between electromagnetism, and why don't we have the idea that it is so greater as compared to the force of gravity? The reason behind that is we do not get to experience the force of electromagnetism so abundantly as we experience the force of gravity. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है या ये जो फ़ोर्स है, ये कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन हम बहुत कम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। वी हैव टू बी अ कीन ऑब्ज़र्वर इन ऑर्डर टू ऑब्ज़र्व दिस टाइप ऑफ फ़ोर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर जगह मौजूद नहीं है। एवरीथिंग दैट वी हैव, एवरीथिंग दैट वी आर इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस फ़ोर्स। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने किसी न किसी सूरत के अंदर जो है वो इस फ़ोर्स को एक्सपीरियंस ज़रूर किया हुआ है। हाँ, हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया, उसको उतनी ज़्यादा गौर से देखा नहीं, इसलिए हमें पता नहीं होता कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स थी या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स थी या मैग्नेटिक फ़ोर्स थी। जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ोर्स का। तो ऐसी कौन-सी एग्ज़ाम्पल है? तो हम वापस चलते हैं अपने बचपन के अंदर, तो हम में से कई लोग जो हैं वो छोटे होते ये काम कर चुके हैं कि हम कॉम्ब को जो है वो अपने बालों के अंदर फेरते थे, और उसके बाद एक देयर वर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लाइंग अराउंड ऑन द ग्राउंड, और जब हम उसको उसके करीब लेके जाते थे तो दे यूज्ड टू अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली हम हैंड्स रब करते थे, और हैंड्स रब करने के बाद फिर अपने आर्म के ऊपर जो बाल हैं उसके ऊपर या उसको लेके जाते थे, तो वो भी आपको नज़र आता था कि वो आपका जो हैंड है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दैट वाज़ द इलेक्ट्रिक फ़ोर्स, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि आपके इर्द-गिर्द जितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड या मैग्नेटिक फ़ील्ड की मरहून मिन्नत है इन वन वे और अनदर। इस बात का मतलब क्या है कि बेसिकली यही वो फ़ील्ड है, यही वो फ़ोर्स है जिसने जो है वो
एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो शेल्स हैं, फर्दर सब शेल्स हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, इट इज़ द मेन फोर्स विच इज़ बाइंडिंग दोज थिंग्स टुगेदर, एंड इन टर्न विच इज़ बाइंडिंग ऑल द मटेरियल्स, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर, और हम एक शेप के अंदर जो है वो आपको नज़र आते हैं, हम पाए जाते हैं। अगर ये चीज़ वहाँ पे ना होती, तो इसका मतलब क्या होता कि हम लोग एक शेपलेस मैटर की फॉर्म में आपको मिलते, और शायद मैटर भी ना होता ऑब्वियसली। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और हमने इसको एक्सपीरियंस करने के लिए जो एग्ज़ाम्पल देखी वो हमने ये देखी कि जो हमने बचपन के अंदर जो छोटी-छोटी शरारतें जो हैं वो हम लोगों ने की हुई थी। लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी मैग्नेटिक फील्ड और उस इन दोनों को कंबाइन करने के बाद उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ज़रिए ही आज के डेट जो है वो मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर हमारे पास जो है, जो डिवाइसेज़ हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ हैं, जो पावर की डिवाइसेज़ हैं, जो सेल फ़ोन्स हैं, जिनको हम लोग जिनको हमने अपनी ज़िंदगी बना लिया हुआ है, एवरीथिंग इज़ ड्यू टू द रिसर्च एंड वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सब एक ना एक तरह से या दूसरी तरह से जो है वो इसकी होने मिन्नत आपको नज़र आएँगे। अच्छा जी, तो बेसिकली electromagnetism is a lot more stronger than that's gravity as we talked earlier, but it's not easy to experience in our daily life like gravity example के अंदर comb and pieces of paper आ गए, rubbing hands and the attraction of hair that force led us to technological developments that we have today. तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो आई कहाँ से, इंस्पायर कहाँ से हुई, स्टार्ट कहाँ से हुई, और ये आगे किस तरह से बढ़ी, तो व्हाट वाज द स्टार्ट ऑफ दिस field, the start of this incredible era. So this thing started from two absolutely different mutually exclusive people. कौन कौन से? माइकल फेराडे और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो बेसिकली माइकल फेराडे और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो थे, ये एक दूसरे से कंप्लीटली एक्सक्लूसिव थे। इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई भी मवाजना जो है, कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि माइकल फेराडे जो था वो एक आम सा इंसान था। ही बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। उसके पास कोई डिग्रीज उस वक्त नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूशन में वो नहीं गया था, बट ही वॉज इमेजिनेटिव एंड ही वॉज अ विजुअलाइजर। वो चीज़ों को विजुअलाइज किया करता था, जैसे मोस्टली साइंटिस्ट्स जो है वो हमारे किया करते थे, जैसे कि न्यूटन था। तो ही वॉज अ विजुअलाइजर, ही वॉज एन इमेजिनेटिव पर्सन, और वो चीज़ों को फिलोसॉफिकल वे से, लॉजिकल वे से उसको जो है वो जोड़ा करता था। और एज कम्पेयर टू या एज अपोज टू माइकल फेराडे, जो मैक्सवेल था, ही वाज फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। उसके पास एक बहुत सरमाया था, रिसोर्सेज थे, वो बहुत ब्रिलियंट स्कूल्स के अंदर गया, बहुत ब्रिलियंट कॉलेजेस के अंदर गया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गया। ही वाज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, ठीक है। और जो फेराडे था हमारे पास, वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ही वाज ए इमेजिनरी पर्सन, ही वाज अ विजुअलाइजर। तो बेसिकली हुआ क्या कि इन दोनों का जो मिलाप हुआ, या इन दोनों की जो थिंकिंग थी, उन्होंने एक दूसरे को समझा। द माइकल फेराडे was the one who used to imagine things, and the Maxwell was the one who used to prove those theories, who used to prove those imaginations, those visualizations, those logics into a mathematical model, into something that science can accept. तो basically क्या हुआ? Faraday was a visualizer, and Maxwell actually transform those ideas, transform those visualizations, transform those crazy thoughts that Michael Faraday has into a mathematical model, into a more realistic, more applied sciences model. तो ये इन दोनों की जो है वो स्टोरी है, इन दोनों का आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, और इन दोनों का एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। बेसिकली ये जो चीज़ है, इसने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक गिफ्ट दिया। अब बेसिकली क्या था, इनसे पहले न्यूटन आया, और न्यूटन जो था, ही हैड ए पिक्चर ऑफ नेचर। बेसिकली न्यू व्हाट वाज द पिक्चर दैट द न्यूटन derived. According to him, the nature consisted of absolute space, absolute time, and the particles. Basically, what Newton said, that there was these three things that the whole universe
is comprised of basically. So absolute space, absolute time, and particles which move in the space during any specific time. अब absolute space का मतलब क्या है? Absolute space means uh, absolute. What does absolute itself? The term absolute means. Absolute means that it is a fixed things, fixed thing. जैसे कि हम mod ले लेते हैं, ठीक है? एक absolute value है. It doesn't change. Similarly, व्हाट डज एब्सोल्यूट स्पेस मीन? एक स्पेस जो है वो एक कांस्टेंट फिनोमेना है, स्पेस डजंट चेंज इन एनी वे। और एब्सोल्यूट टाइम, इसका मतलब ये है कि जो टाइम है विच इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर ऑफ न्यूटन, एंड पार्टिकल्स विच मूव इन स्पेस ड्यूरिंग एनी स्पेसिफिक टाइम। तो बेसिकली इसके जो पिक्चर ऑफ नेचर थी उसके अंदर एब्सोल्यूट स्पेस थी, एब्सोल्यूट टाइम था, और पार्टिकल्स थे जो किसी स्पेसिफिक टाइम में मूव करते हैं स्पेस के अंदर, एंड दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स पिक्चर, दैट फोर्स विच वाज एक्टिंग अमंग द पार्टिकल्स, या विच वन पार्टिकल वाज एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू अदर पार्टिकल, दैट फोर्स वाज इंस्टेंटेनियस। उसका मतलब ये था कि दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, एंड दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेस दैट इज लाइंग इन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल एक दूसरे के करीब हैं और पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर भी हैं, तो जो स्पेस है उन दोनों के दरमियान में, वो इस चीज़ उसकी स्पेस जो है उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अचानक, मतलब अगर एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो फोर्स फील होगी, और दैट फोर्स विल बी इंस्टेंटेनियस, वो अचानक होगी। वो डिपेंड नहीं करती कि उसके दरमियान में जो है वो स्पेस जो है वो कितनी है, विदाउट एनी टाइप ऑफ डिले। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सन हमारा जो है, जैसे हमारे प्लैनेट्स जो है वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वो ये कहता है कि इन केस, इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द न्यूटन्स पिक्चर ऑफ नेचर, कि इफ सडनली या इफ इंस्टेंटेनियसली द सन वैनिशेस, तो कितनी देर में बाकी प्लैनेट्स को जो है वो पता चलेगा कि नाउ देयर इज नो मोर सन एंड वी डोंट नीड टू रिवॉल्व in a fixed orbit, and they will go on their on course। ऐसा कितनी देर बाद होगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स पिक्चर ऑफ नेचर, इंस्टेंटेनियसली हर प्लैनेट को जो है वो इस बात का पता लग जाएगा कि नाउ देयर इज नो मोर सन एंड वी कैन गो आवर ओन वे। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी इससे नहीं है, क्योंकि हम अभी तक न्यूटन्स पिक्चर तक नहीं रहे। दिस वाज अ वेरी प्रिलिमिनरी पिक्चर दैट वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय न्यूटन। ठीक हो गया। तो इस चीज को फिर है आगे माइकल फेराडे ने और मैक्सवेल ने जो है वो चैलेंज किया। फेराडे जो था वो, मैंने जैसे आपको बोला, ही वाज अ विजुअलाइजर, ही वाज एन इमेजिनेटिव पर्सन, तो ही डिसएग्रीड विद द इंस्टेंटेनियस पार्ट ऑफ न्यूटन्स पिक्चर। ही डिड एग्री दैट these three things, and that the nature is comprised of these three things, but he wanted to add one more thing to this mix. He said that there was absolute time, he said that there was absolute space, he said that there was particles, but he said there was a fourth thing which used to connect these particles with space and time. So basically Faraday disagreed with the instantaneous part of न्यूटन्स पिक्चर। उसने कहा कि नहीं, इंस्टेंटेनियस पार्ट वाला जो मसला है ना वो ठीक नहीं है। वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि द फोर्स दैट वाज एक्टिंग फ्रॉम वन बॉडी या ड्यू टू वन पार्टिकल ऑन अनदर पार्टिकल, इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेस और टाइम इन बिटवीन देम। वो कहता कि नहीं, इसके दरमियान में कोई ना कोई जो है वो रिलेशन स्पेस के साथ जरूर है। अकॉर्डिंग टू हिम, अ पार्टिकल समहाउ इफेक्टेड द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। उसने स्पेस को इफेक्ट किया, और वो स्पेस जैसे रिपल्स आगे जाते हैं ना, इसी तरह से वो जो स्पेस है जिसको उसने इफेक्ट किया, वो स्पेस जो है उसको डिस्टॉर्ट किया, और वही स्पेस आगे लेके गई है उस फोर्स को, और नेक्स्ट पार्टिकल तक जो है वो उसको पहुंचाया है उसने। तो बेसिकली वो ये कह रहा था कि स्पेस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ द स्पेस, बल्कि वो स्पेस को मैनिपुलेट करती है, और वो जो स्पेस मैनिपुलेशन है बेसिकली वो ही जाके एज ए फोर्स हमें जो है वो दूसरे पार्टिकल तक पहुंचता हुआ नजर आता है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैक्सवेल ने फिर बाद में इस रॉ थ्योरी को जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर मेंशन किया। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे और मैक्सवेल, जो नई पिक्चर हमारे पास बनी उसके अंदर एब्सोल्यूट स्पेस थी, उसके अंदर एब्सोल्यूट टाइम था, उसके अंदर पार्टिकल्स थे, और उसके अंदर एक फोर्थ चीज थी जिसको हमने बोला वो क्या था, उसको उसने फील्ड का नाम दिया। फील्ड क्या चीज है? दैट मैनिपुलेशन ऑफ स्पेस, दैट रिलेशन ऑफ दैट फोर्स बिटवीन दोज पार्टिकल्स एंड द स्पेस इन बिटवीन देम,
वो उसने नाम दिया है कि वो फील्ड है। और इस पिक्चर को फिर बाद में, अभी तक अगर आपको याद हो तो हमें ये चीजें तो याद होंगी कि वो फील्ड के जरिए पार्टिकल्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि इस पिक्चर को आगे जाके आइंस्टाइन ने और ज्यादा चेंज कर देना था। कैसे चेंज कर देना था? उसने बताना था आके कि देर इज नो एब्सोल्यूट टाइम एंड देर इज नो एब्सोल्यूट स्पेस इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने इन दो पिक्चर्स को, फील्ड और पार्टिकल्स, इन दो पिक्चर्स को भी उसने चेंज कर देना था। बट दैट इज नॉट a part of this course and that is not a part of today's lecture। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि अल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो लेटर ऑन चेंज दिस पिक्चर फर्दर। लेकिन अभी तक के लिए हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि माइकल फेराडे ने और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसके अंदर जो है वो अपनी क्या कंट्रीब्यूशन दी। तो उन्होंने फील्ड का कॉन्सेप्ट जो था वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। उसके नज़दीक जो वो फील्ड थी वो कुछ इस तरह से थी, जैसे ये आपको हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो एक मकड़ी के जाल की तरह, एक वेब, स्पाइडर्स वेब लाइक थिंग, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट कर रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, स्पेस से गुजरते हुए, पॉजिटिव से एमिट करते हुए, नेगेटिव के अंदर एंटर होते हुए, ये जो मैनिपुलेशन ऑफ स्पेस है उसको उसने फील्ड का नाम दे दिया, जिसको उसने इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर फिर बाद में ऐड किया। इसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि बहुत अरसे से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर काम होता था। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें थी जिसको ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ था। यानी कि फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स मैग्नेट्स जो थे वो माउंटेन से निकाले जाते थे और पता था कि वो कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनको वो अट्रैक्ट करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर लगाते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसको एक सेपरेट फिनोमेना के तौर पर स्टडी किया जाता था कि इस तरह से कोई चीज़ रब कर लेते हैं, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो दूसरी चीज़ के ऊपर जो है वो फोर्स लगाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। लेकिन किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दे विल प्रूव टू बी द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो ये चीज़ को किसी को अंदाज़ा नहीं था, हमेशा से यही समझते रहे कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ समथिंग एल्स, दे बिलॉन्ग टू मैग्नेट्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ समथिंग एल्स। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के अंदर आए तो फिर हमें ये चीज़ पता लगी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं बेसिकली वो एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। लाइक फॉर एजेस मैग्नेट्स वर बीइंग यूज्ड, जैसे हमने बात की। सिमिलरली इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट नथिंग विल हैपन। क्यों? जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने कहा अभी तक, वो हमें क्यों लगता था कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है? हमें इसलिए लगता था कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी चार्ज्ड सरफेस के करीब लेके जाते थे तो उनके अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होती थी, तो हम कहते थे कि ये दोनों शायद इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेट के करीब लेके जाते थे तो स्टिल देयर वाज नो force, there was no physical thing, there was no physical phenomena that we could observe in between these things. So we considered that these two fields are mutually exclusive। इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है, लेकिन वो बाद में पता चला कि नहीं, ये तो इन दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। For example, if there is a charged particle, it will have an electric field around it, as mentioned before. Similarly, there is a magnet, there will magnetic field around it. But then we came to know that changing electric field will develop magnetic field. अब ये चीजें आप जानते हैं, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन I am just रिवाइजिंग दीज थिंग्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इंस्पिरेशन क्या थी, ये चीज़ जो है वो हमने निकाली कैसे, हम इस कोर्स तक जो है वो पहुंचे कैसे, और उसका क्या मतलब था। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसने एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। ठीक है, इसी तरह एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास एक मैग्नेट है, तो हम क्या करेंगे, उस मैग्नेट को अगर हम एक साइनोसाइडल वेव के अंदर या एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म की तरह हम उसको हिलाएं, इसका मतलब है हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो उसकी विसिनिटी में पड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आएगी। ठीक हो गया? उसको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगी और उसकी वजह से कोई चार्ज जो है वो फ्लो कर सकता है। तो दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर दैट वी स्टडी। इट इज द मेन थिंग दैट इज बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर एज वेल एज मोटर। तो बेसिकली मोटर के अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं, व्हाई डू वी कॉल जनरेटर एंड मोटर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस?
because in generator or in a motor where these two things are involved, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, आपको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चीजें मिलेंगी। इवन ओनली देन वो जो डिवाइस है आपकी वो आपको काम करती हुई नजर आएगी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर वो ये कहता है कि इसके अलावा एक और चीज थी कि फ्रॉम 1000 और 2000 ईयर्स किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो लाइट है बेसिकली वो क्या चीज है। ठीक है। तो लाइट क्या चीज है, उसकी नेचर क्या है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज क्या है, वो उसकी वेव फॉर्म किस किस्म की है और वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ये चीज किसी को समझ नहीं आ रही। देखिए एक ऐसी वेव फॉर्म है, एक ऐसा सिग्नल है जिसके पास अनलिमिटेड टाइप एनर्जी है। मतलब आप इधर से उसको फेंकेंगे तो उसने जाना ही जाना है जहां तक। सेल्फ प्रोपागेटिंग वेव है वो एक, उसको किसी सोर्स की जरूरत नजर नहीं आ रही। मतलब सोर्स जहां से वो निकल रही है वो तो है, लेकिन थ्रू आउट द स्पेस वो जहां तक मर्जी ट्रेवल करती हुई नजर आए आपको, वो आप तक पहुंच जाती है। वो रास्ते में कहीं गायब नहीं हो जाती अनलेस किसी ने उस चीज को कोई हिंड्रेंस उसके दरमियान में, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके दरमियान में ना आ गया हो। तो ये किस तरह की चीज है, ये सेल्फ प्रोपागेटिंग वेव ये कैसे आ गई है, ये कैसे इस तरह से जाती ही जाती है, जाती ही जाती है और इसकी कोई रेंज ही नहीं है जब तक इसको कोई चीज रोके ना। तो इस चीज को समझ नहीं पा रही थी ह्यूमन नेचर जो है। इसी चक्कर में जब वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि बेसिकली जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? अभी एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो जैसे एक साइन वेव के अंदर चेंज होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रही होगी। तो वो भी बदल रही होगी क्योंकि एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो रहा है और अगले इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हो रहा है। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने फिर दोबारा एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया और उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर दोबारा एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा किया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है एंड दे आर बेसिकली जनरेटिंग ईच अदर। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमें पता चला कि जो हमारी लाइट है बेसिकली वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रिक वेव है जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है और इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो रही है और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वंस अगेन एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है और उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है और ये चीज जो है ये प्रोसेस जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू करता जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ सेल्फ प्रोपागेटिंग कंपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रही है और सिमिलरली वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ प्रोपागेटिंग वेव है। दिस वाज द बेसिक नेचर ऑफ लाइट, दिस वाज द बेसिक नेचर ऑफ अ लाइट वेव। इससे हमें पता चला और पता कहाँ से चला? पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। और फिर दोबारा से अगर हम देखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमें अगर हम इसको इस तरह से ना देखते तो हमें कभी भी पता ना लगता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है लाइट की, क्योंकि फिर दोबारा से अगर हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें तो हमें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है ये एक दूसरे से इसका कोई ताल्लुक होगा। लाइट का ताल्लुक मैग्नेट से हो सकता है या लाइट का ताल्लुक इलेक्ट्रिक फील्ड से हो सकता है। इस बात का हमें हमारी ऑब्जर्वेशन एक जनरल एक ऊपरी ऑब्जर्वेशन जो होती है उससे हमें इस चीज़ का अंदाजा नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इस कोर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन मेजर टॉपिक्स होंगे। एक को हम वेक्टर एनालिसिस बोलेंगे, दूसरे को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे और तीसरे को हम मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलेंगे। वेक्टर एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे बेसिकली? वेक्टर एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ें वो होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन योर एफएससी ज्योमेट्रिक। बहुत आसान आसान सी चीज़ें, डॉट प्रोडक्ट्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी तरह की चीज़ें, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी तरह से। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी, जो आप पहले नहीं पढ़ सके, मसलन ग्रेडियंट, मसलन कर्ल, मसलन डाइवर्जेंस और मसलन स्टोक्स थ्योरम, मसलन कूलम्स लॉ। इस टाइप की चीज़ें जो है वो हम
वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्टडी करेंगे। फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स की तरफ मूव करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो सारा हमारा एनालिसिस है उसको हम देखेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा मेन मेन जो है वो ओवरव्यू है इस कोर्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट द वेक्टर एनालिसिस पोर्शन ऑफ आवर कोर्स and then we'll move on to electrostatics and magnetostatics. So okay, this is it for today. अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो which you need to understand or which you have any ambiguity about, तो आपको पता है कि ये लेक्चर जो होगा इसका एक QA सेशन, इसका एक इंटरेक्टिव सेशन भी होगा जो आपके लेक्चर के टाइम के ऊपर होगा। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग देयर। ठीक है, ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।